उसी समय मैजिक टावर के प्रशासनिक कक्ष में सभी प्रोफेसर छात्रों की निगरानी कर रहे थे। उनमें वेंसी मॉर्ग भी शामिल था। सिस्टम द्वारा दिखाए गए डेटा के अनुसार प्रतिभागियों की वर्तमान स्थिति से पता चला कि शुरू करने वाले 400 में से केवल 149 जीवित बचे थे। इन बचे हुए लोगों का वितरण इस प्रकार था। मैजिक टावर में 46 थे, बूट कैंप वरंगियन में 45 थे, मासिरा में 35 थे और कोलोसियो अकादमी केवल 23 के साथ सबसे पीछे थी। बूट कैंप वरंगियन के जनरल का ध्यान पहाड़ के होलोग्राम पर केंद्रित था और उसके चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान फैल गई। उनकी संतुष्टि कोलोसियो अकादमी के छात्रों के कारण थी, जो पहले से ही संख्या में कम थे। उन्हें एक गंभीर झटका लगा था। होहेनहेम ने अभी-अभी अपने प्रथम वर्ष के छात्रों को सामूहिक रूप से समाप्त किया था। मासिरा के निर्देशक हिप्पोलिट ने उसकी ठुड्डी को छूना शुरू किया और मुस्कुराते हुए कहा कि होहेनहेम बहुत प्रभावशाली लग रहा है। मैजिक टावर के मालिक ब्लू व्हेल ने अपनी दाढ़ी को सहलाना शुरू किया, अपना हाथ बढ़ाया और यह देखकर खुशी से फूले नहीं समाये कि घमंडी होहेनहेम ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया है। उनके अनुसार कोलोसियम अकादमी को इस टूर्नामेंट में कोई भी किस्मत नहीं मिली। वेंसी मॉर्ग ने चुपचाप जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ब्लू व्हेल का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसने उत्सुकता से पूछा कि वेंसी मॉर्ग इतनी गहराई से क्या सोच रहा था। खोई हुई निगाह से वेंसी मॉर्ग ने चुपचाप होलोग्राम को देखना शुरू किया, अपने विचारों में डूबा हुआ। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और जबकि उसकी आंखें चिंता से चमक रही थीं, उसने उस संदेह को व्यक्त किया जो उसे खाए जा रहा था। उत्तरजीविता टूर्नामेंट के मेजबान के रूप में अपनी जिम्मेदारी का भार महसूस कर रहा था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अन्य लोग वास्तव में मानते हैं कि यह नक्शा प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सुरक्षित था। एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ ब्लू व्हेल ने सवाल किया कि उसका क्या मतलब था। वेंसी मॉर्ग्यू ने होलोग्राम को घूरना शुरू कर दिया और एक गंभीर नज़र से समझाया कि मैजिक टावर ने टूर्नामेंट के स्थान को एक साधारण जंगल के रूप में नहीं बनाया था, बल्कि इसे जंगल के गहरे और अभी भी अप्रकाशित क्षेत्रों पर आधारित किया था। इसका मतलब यह था कि न केवल इलाका अधिक शत्रुतापूर्ण था, बल्कि यह भी कि बुलाए गए जादुई जानवर उत्तरोत्तर अधिक खतरनाक होते गए, ऐसे स्तरों तक पहुंच गए जिन्हें छात्र संभाल नहीं सकते थे। उन्होंने याद किया कि मॉर्ग्यू परिवार द्वारा वर्षों पहले भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार इन अप्रकाशित क्षेत्रों में से एक में अनुमान के अनुसार एक स्तर एस जादुई जानवर दिखाई दिया था, एक ऐसी घटना जिसने गंभीर नुकसान और क्षति का कारण बना। एक भयानक संदेह के रूप में उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उन्होंने सोचा कि अगर इस क्षमता का कोई जानवर टूर्नामेंट के जंगल में दिखाई देता है, तो मैजिक टावर की प्रणाली ठीक से काम कर पाएगी या नहीं। और जो बात और भी परेशान करने वाली थी, उसने सवाल किया कि क्या वे वास्तव में सबसे खराब आपदा को रोकने के लिए तैयार थे। ब्लू व्हेल ने जमीन पर नजर डालना शुरू कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह कोई खबर नहीं थी, बल्कि एक साधारण अफवाह थी, जिसे उसने भी सुना था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और समझाया कि उस घटना के बाद से कोई और घटना नहीं हुई है। उसने इस बात पर जोर दिया कि ये अफवाहें फैलाने वाले मुर्दाघर के परिवार थे, जो उसके मैजिक टावर के खुले तौर पर विरोध में थे। यही वजह है कि शुरू से ही उसे उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। दूसरी ओर उसने कहा कि टूर्नामेंट के मैदान पर दिखाई देने वाले जानवरों को छात्रों की क्षमताओं के अनुसार बुलाया गया था। वर्तमान में प्रतिभागियों का स्तर बेसिक स्वॉर्ड एक्सपर्ट से लेकर फोर्थ सर्कल मैच तक था, जो एक निम्न स्तर के ग्रेजुएट के बराबर था। ब्लू व्हेल ने विकर की आंखों में बुराई की चमक के साथ कल्पना करना शुरू कर दिया, यह समझाते हुए कि फिर भी ऐसा होने के लिए एक शर्त थी।
अगर किसी के पास 7वें सर्कल स्तर का कौशल या उससे अधिक, दूसरे शब्दों में तलवार मास्टर स्तर का कौशल है, तो जैसा कि वेंसी मॉर्ग्यू को डर था, वे ऐसे जानवरों को बुला सकते हैं जिन्हें सिस्टम नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लगभग असंभव था, या अधिक सटीक रूप से पूरी तरह से असंभव था। और अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो समाधान सरल था, प्रतियोगिता को निलंबित कर दिया जाएगा। उसी समय ट्यूडर, सांचो, पिग्गी और बियांका टूर्नामेंट के प्रतीक्षा कक्ष में दिखाई दिए। ट्यूडर ने शर्मिंदा भाव से अपने सिर को छूना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ पिग्गी ने अपने सिर पर हाथ रखा और पागल हो गया। ब्लू व्हेल ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि अगर किसी छात्र की एचपी शील्ड 0 पर पहुंच जाती है तो उन्हें स्वचालित रूप से टूर्नामेंट के प्रतीक्षा कक्ष में भेज दिया जाएगा। इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या समस्या हो सकती है। अभिमानी भाव से वह वेंसी मोरग्यू को घूरने लगा और सवाल किया कि क्या वह सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि कोलोसियम के कुछ छात्र थे। क्रोधित भाव से वेंसी मोरग्यू खड़ा हुआ और उससे बकवास करना बंद करने को कहा। ब्लू व्हेल ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और यह स्पष्ट किया कि यह वह जगह थी जहां साम्राज्य के सबसे अच्छे जादूगर इकट्ठा होते थे। और मोरग्यू परिवार, जो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता था, और कोलोसियम अकादमी दोनों ही पूरी तरह से एक साथ थे, सार रूप में बिल्कुल अलग। उसने अपने हाथ आपस में जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कल्पनाओं के बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है जो कभी सच भी नहीं होंगी। यह सुनकर वेंसी मॉर्ग्यू अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि इस बूढ़े आदमी के साथ तर्क करना असंभव था। उसी समय जंगल में विकर अलाव के सामने बैठा, अपने हाथ आपस में जोड़े और उत्सुक नजर से पूछा कि क्या ट्यूडर, पिग्गी, बियांका और सांचो को खत्म कर दिया गया है। सामने बैठी सिंक्लेयर ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखें उदासी से भर गईं। उसने बताया कि ट्यूडर और पिग्गी पर जादू के टॉवर से होहेनहेम ने बिना बचाव के हमला किया था। दूसरों की तरह विकर की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसके दिमाग में अपने विरोधियों की छवि उभरने लगी। उन्होंने होहेनहेम को विनाश के युग में सबसे अलग दिखने वाले महान नायकों में से एक माना। लेकिन वह यह भी जानते थे कि भले ही वे एक ही युग के नायक हों, फिर भी उनकी क्षमताओं में अंतर हो सकता है। सिनक्लेयर को विकर को पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ, लेकिन वह उलझन में थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका एचपी बरकरार क्यों था। हमारे लड़के के पास 100 एचपी पॉइंट थे, वह चुपचाप उसे घूरने लगा। ग्रैनुएल, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और पीठ पेड़ से टिकाई हुई थी, उनकी बातचीत सुन रहा था। सिनक्लेयर की आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने स्वीकार किया कि वह जल्दी थक गई थी। जंगल में थोड़ा दौड़ने से ही उसका एचपी कम हो गया था। लेकिन दूसरी ओर विकर वास्तव में अविश्वसनीय था। हमारा लड़का, जो अपने विचारों में खोया हुआ था, चुप रहा। ग्रैनुएल ने अपने दांत कस लिए और उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। वह उन्हें इतने करीब से देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जानता था कि वे जंगल में छिपकर जानवरों का शिकार कर रहे थे और इस वजह से वे अपनी अच्छी हालत और अपने एचपी को बरकरार रख रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि इस सब में इतना प्रभावशाली क्या था। उसे यकीन था कि वह भी ऐसा कुछ कर सकता है। विकर की आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने पलटकर कई तीर पकड़े। हमारा लड़का धनुष से ग्रैनुएल पर निशाना लगाने लगा। यह देखकर ग्रैनुएल घबरा गया। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। सिंक्लेयर का ध्यान उस पर केंद्रित था और वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई।
वास्तविकता यह थी कि टेंटेकल्स वाला एक राक्षस ग्रैनुएल पर हमला करने वाला था। बिना और समय बर्बाद किए विकर ने धनुष चलाने का फैसला किया। ग्रैनुएल नीचे झुका, अपनी आंखें बंद कीं, अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तीर निकलकर राक्षस के टेंटेकल्स पर लगे। जादू की छड़ी पकड़े हुए कोई व्यक्ति विकर की सहज बुद्धि को देखकर कुछ हद तक हैरान था। भले ही उन्होंने आने वाली आवाज को खत्म करने के लिए मौन जादू का इस्तेमाल किया था, फिर भी विकर ने उसे देख लिया था। सिनक्लेयर और अन्य लोगों ने अपने हथियार निकाले। ग्रैनुएल खड़ा हुआ और उनकी ओर दौड़ने लगा। जिस छात्रा ने हमला किया था वह मेसेरा नामक महिला विश्वविद्यालय की छात्रा थी। अभिमानी भाव से उसने सोचा कि कोलिजियम की लड़कियां मानती हैं कि इस तरह की जगह पर छिपने से वह उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी। उसके बगल में एक लड़की थी जो 70 एचपी पॉइंट वाली ढाल और 81 पॉइंट वाला एक तीरंदाज था। उसने अपने बालों को छूना शुरू कर दिया और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से जादू की छड़ी से उन पर इशारा करते हुए उन्हें अभिमानी कहने लगी। उसके पास 85 एचपी पॉइंट थे। रात हो चुकी थी और उनमें से एक ने सिंक्लेयर को पहचान लिया। यह सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। भ्रमित नजर से तीरंदाज ने अपनी सहेली से पूछा कि क्या वह वास्तव में सिंक्लेयर को जानती है। वह सिंक्लेयर को घूरने लगी और गंभीर नजर से बताया कि वह प्रसिद्ध गद्दार थी जो मेसेरा की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद कोलोसियो अकादमी में चली गई थी। घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ तीरंदाज ने अपनी सहेली को राष्ट्रपति के सामने ऐसा न कहने का सुझाव दिया। यह सुनकर उसकी आंखें भय और चिंता से भर गईं। लवगुड मर्लिनी क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं पाई और उसने सिंक्लेयर से पूछा कि उसने साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ महिला अकादमी मेसेरा को अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे की, केवल कोलोसियो अकादमी में जाने का विकल्प चुनने के लिए। जब उसने सवाल किया कि क्या सिंक्लेयर रोमांस जैसे तुच्छ कारण से कोलोसियो अकादमी एक मिश्रित अकादमी में गया था, तो उसकी आंखें अहंकार से चमकने लगीं। अपने उपहास को और बढ़ाने के लिए उसने सोचा कि कोलोसियम में कब से सुंदर लड़के हैं। उस पल उसकी आंखें प्यार से भर गईं और वह टमाटर की तरह लाल हो गई। उसका ध्यान विसिर पर टिका हुआ था। वह चकित थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि एक ही चेहरे पर मूर्खता, कोमलता, कामुकता और सुंदरता एक साथ कैसे हो सकती है। उसने स्वीकार किया कि वह बिल्कुल उसकी पसंद का था। हमारा लड़का कुछ उलझन में पड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। विसिर के बारे में सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गया। यह देखकर तीरंदाज और उसकी सहेली कुछ उलझन में पड़ गईं। तभी किसी ने विसिर के चेहरे पर हाथ रखा। यह सिंक्लेयर था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और जब उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं, उसने लवगुड से पूछा। मर्लिनी को विसिर की ओर देखना बंद करने के लिए कहा। यह सुनकर लवगुड मर्लिनी की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके शरीर से जानलेवा आभा निकलने लगी। यह देखकर उसके दोस्त घबरा गए क्योंकि उन्हें पता था कि यह अच्छा नहीं है। उसने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसके शरीर से मैना निकलने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिंक्लेयर ने अभी क्या कहा था। उसने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और कुछ ही देर बाद जमीन से टेंटेकल्स निकलने लगे। विसिर और सिंक्लेयर उसे चुपचाप देखने लगे। लवगुड मर्लिनी की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने सिंक्लेयर को मारने की कसम खाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने जो टेंटेकल्स बुलाए थे वे उसकी ओर बढ़ गए। जंगल में कहीं और कई विस्फोट हुए। वे होहेनहेम के कारण हुए थे, जिसके पास वर्तमान में 83 एचपी पॉइंट थे और वह एक घमंडी मुस्कान के साथ था। उसने अपने विरोधियों से भागना बंद करने और तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा,
क्योंकि बिना किसी लड़ाके के एक हीलर अकेले कुछ नहीं कर सकता था। वह डॉलर्स का सामना कर रहा था, जिसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ अपने हाथों को आगे बढ़ाया और हमले से खुद को बचाने के लिए एक अवरोध को बुलाया। होहेनहेम की लपटें उसके पीछे गिर गईं, और जब वह मुड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, यह देखकर कि वह घिरी हुई थी। होहेनहेम उसकी ओर चलने लगा और यह स्पष्ट कर दिया कि अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने आश्वासन दिया कि अगर वह गिर गई तो उसकी अकादमी के पास अब कोई मौका नहीं होगा। इसके साथ अस्तित्व की प्रतियोगिता जादू टॉवर के लिए एक जीत होगी। डॉलर्स भारी सांस लेने लगीं, लेकिन हार न मानने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह यहाँ नहीं गिर सकती। उस क्षण तलवार चलाने वाला कोई व्यक्ति उभरा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। डॉलर्स और होहेनहेम का ध्यान उन पर केंद्रित था, जिससे वे कुछ हद तक भ्रमित हो गए। यह बाकिरा था, जिसका शरीर मैना से घिरा हुआ था और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने होहेनहेम से इतना आश्वस्त न होने को कहा। बाकिरा ने तलवार को जोर से घुमाया और हमला किया। सौभाग्य से होहेनहेम ने समय रहते प्रतिक्रिया की और एक अवरोध को बुलाकर हमले को रोक दिया। वह अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका, यह महसूस करते हुए कि बाकिरा एक स्नातक था। बाकिरा की आंखें खुशी से चमकने लगीं। एक मुस्कान के साथ उसने देखा कि होहेनहेम पहुंच गया था, यह जानते हुए कि वह पीछे नहीं रह सकता। उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके फिर से हमला किया और उसकी तलवार होहेनहेम के अवरोध से टकरा गई। उसी समय लवगूढ़ मर्लिनी द्वारा बुलाए गए टेंटेकल्स तेजी से विकिर की ओर बढ़ने लगे। तभी अपनी आंखों को चमकाते हुए बास्करविले के तीनों ने टेंटेकल्स को टुकड़ों में काट दिया। विकिर ने धनुष चलाने की तैयारी की, यह महसूस करते हुए कि यह जादू मोर्ग के 3 फूलों के समान था। हालांकि यह 3 अलग-अलग ऊर्जाओं का संयोजन था। वह समझ गया कि इसके लिए अत्यधिक उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और फिर भी उसका प्रतिद्वंद्वी तीव्र भावनाओं के प्रभाव में रहते हुए भी इसे सराहनीय कौशल के साथ उपयोग करने में सफल रहा। जैसे ही उसे एक अजीब सा मन महसूस होने लगा, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। डर से भरी निगाहों के साथ विकिर ने पलटकर देखा। कौवे जंगल में उड़ने लगे और विकिर को आश्चर्य हुआ कि यह अजीब ऊर्जा क्या है। जमीन हिलने लगी और कुछ ही देर बाद यह फटने लगी। होहेनहेम भ्रमित था, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बकुरा ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और कहा कि उसने कभी नहीं सुना था कि गहरे जंगलों में भूकंप आ सकता है। उस पल जमीन से कुछ निकला, सभी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, जिससे वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। विकिर और सिंक्लेयर का ध्यान भी उस पर केंद्रित था, वे कुछ हद तक भ्रमित थे। जमीन से एक विशालकाय मकड़ी निकली, विकिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक मकड़ी ने अपना मुंह खोला और दहाड़ने लगी, वह 8 पैरों वाली मैडम थी। यह वीडियो का अंत है।